कभी सोचा है कि किसी भी देश को चलाने की जो असली पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं पावर शेयरिंग या फिर सत्ता की साझेदारी। और इस पूरे टॉपिक को समझने की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। आखिर होता क्या है जब सारी की सारी ताकत किसी एक ही ग्रुप के हाथ में आ जाती है? जरा सोचिए इसके नतीजों के बारे में, क्योंकि यही सवाल इस पूरी बहस की जड़ में है। उस सवाल का जवाब मिले उससे पहले यह समझना जरूरी है कि भाई हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी आखिर है क्या चीज? इसको ना आप ऐसे समझिए कि सत्ता एक बड़े से केक की तरह है। तो पावर शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा केक किसी एक को नहीं मिलता, बल्कि इसे सरकार के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और समाज के अलग अलग समूहों के बीच बांटा जाता है। ये असल में पावर को एक जगह इकट्ठा होने से रोकने का एक तरीका है। और देखिए, एक डेमोक्रेसी में तो ये आइडिया और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक लोकतंत्र में असली मालिक तो जनता होती है, आम लोग। तो जाहिर है सारी शक्ति को एक ही जगह पर रखना यहां स्वभाव से ही खतरनाक माना जाता है। असल में पावर शेयरिंग को तो लोकतंत्र की आत्मा ही कहा जाता है। मतलब ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र का, आप कह सकते हैं, उसका मूल सार है, उसकी जान है। इसके बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। तो ठीक है, अगर सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, तो सवाल ये उठता है कि क्यों? इसे इतना जरूरी क्यों माना जाता है? इसके पीछे के तर्क क्या हैं? चलिए समझते हैं। अच्छा, इस सवाल के जवाब में ना दो बहुत ही सॉलिड और एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरह के कारण सामने आते हैं, और एक मजबूत डेमोक्रेसी को समझने के लिए इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। पहला कारण है द प्रूडेंशियल रीजन, हिंदी में कहें तो एक व्यवहारिक कारण। ये स्टेबिलिटी और बेहतर नतीजों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, सूझबूझ वाला तर्क है। और ये तर्क एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी सच्चाई से शुरू होता है कि कोई भी समाज एक जैसा नहीं होता। हर समाज में विविधता होती है, जहां अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले और अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर सारी की सारी सत्ता सिर्फ मेजॉरिटी ग्रुप को दे दी जाए तो क्या होगा? इसका सीधा नतीजा ये होता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो खुद को अलग थलग महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि देश चलाने में उनकी कोई आवाज ही नहीं है। और ये जो अलग थलग महसूस करने वाली फीलिंग है ना, ये हमेशा हमेशा सामाजिक टकराव और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है। ये कोई शायद वाली बात नहीं है, ये एक पैटर्न है जो इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है। इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है श्रीलंका। जब मेजॉरिटी सिंघली समुदाय ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली, तो तमिल माइनॉरिटी हाशिए पर चली गई, और नतीजा एक भयानक गृह युद्ध जो दशकों तक चला और जिसने देश को सामाजिक और आर्थिक तौर पर पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो पॉइंट यह है, एक प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो सत्ता की साझेदारी समाज में झगड़ों को कम करती है, देश में राजनीतिक स्थिरता लाती है और आखिर में देश की एकता को बचाती है। यह सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं दूसरे तर्क पर, द मॉरल रीजन, यानी कि नैतिक कारण। ये तर्क नतीजों के बारे में कम और डेमोक्रेसी के सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में ज्यादा है। और ये तर्क इस बहुत ही बुनियादी विचार पर टिका है कि लोकतंत्र का मतलब ही है स्वशासन, यानी लोग खुद पर शासन करते हैं। सरकार लोगों से है और लोगों के लिए है। और यहीं से एक बहुत पावरफुल आइडिया निकल कर आता है। लोगों को ये अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए कि उन पर शासन कैसे किया जाएगा। मतलब शासन कोई ऐसी चीज नहीं जो लोगों पर की जाती है, ये वो चीज है जो लोगों के साथ मिलकर की जाती है। तो एक नैतिक नजरिए से सत्ता की साझेदारी नागरिकों को शासन में एक सीधी हिस्सेदारी देती है। ये सरकार को लोगों की नजरों में जायज यानी लेजिटिमेट बनाती है, और ये भागीदारी के मौलिक अधिकार का सम्मान करती है। तो अब इन दोनों तर्कों को एक साथ लाकर देखते हैं और समझते हैं कि ये दोनों मिलकर कैसे लोकतंत्र की आत्मा को बनाते हैं। यहां दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है व्यावहारिक कारण जो अच्छे नतीजों पर जोर देता है, जैसे देश में शांति और स्थिरता। तो दूसरी तरफ है नैतिक कारण जो अंदरूनी मूल्यों पर जोर देता है, जैसे लोगों से सलाह करने का अधिकार। एक फायदे नुकसान का हिसाब किताब है, तो दूसरा लोकतांत्रिक सिद्धांतों का मामला है। ये सवाल, पता है, आज भी दुनिया के कई देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या अलग अलग पहचान वाले लोग वाकई शांति से एक साथ रह सकते हैं?
बेल्जियम ने जो जवाब दिया ना, वो सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए बेल्जियम की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर वहां का समाज भाषा और संस्कृति के आधार पर कैसे और कितना ज्यादा बटा हुआ था। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा था। देश में करीब करीब 59% लोग डच बोलने वाले फ्लेमिश थे और 40% लोग फ्रेंच बोलने वाले वॉलून, और हाँ, एक छोटा सा करीब 1% का जर्मन भाषी ग्रुप भी था। अब आप सोच सकते हैं कि यहीं से देश के सबसे बड़े टकराव की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। पूरे देश में तो डच बोलने वालों की मेजॉरिटी थी, है ना? पर राजधानी ब्रुसेल्स में मामला एकदम उल्टा था। वहां फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे। बस इसी एक अजीब सी सिचुएशन ने टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और ये कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं था। एक इतनी गहरी खाई बन चुकी थी कि देश 2 टुकड़ों में बंट सकता था। सच तो यह है कि बेल्जियम एक तरह से सिविल वॉर यानी गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। बस एक चिंगारी की देर थी और सब कुछ बिखर जाता। तो ऐसी सिचुएशन में बेल्जियम ने किया क्या? लड़ने भिड़ने के बजाय वहां के लीडर्स ने एक बहुत ही हिम्मत वाला और क्रिएटिव रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वो समस्या की जड़ पर ही वार करेंगे, और इसके लिए उन्होंने देश का संविधान, हाँ, पूरा का पूरा संविधान ही बदलने का फैसला कर लिया। पर सुनिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी जो रातों रात घूम गई। 1970s से लेकर 1993 तक, यानी 20 साल से भी ज्यादा लगातार बातचीत चलती रही, संविधान में सुधार होते रहे। ये एक बहुत लंबा सफर था जिसमें बहुत धैर्य और मजबूत पॉलिटिकल विल की जरूरत पड़ी। इस पूरे समाधान का जो सेंट्रल आइडिया था ना, वो था पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी। मतलब बहुत सीधा था। देश को कोई एक ग्रुप नहीं चलाएगा, बल्कि जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं सबको सरकार में बराबर का हिस्सा मिलेगा। मकसद ये था कि किसी को भी ये ना लगे कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है। और ये पूरा मॉडल 4 मजबूत पिलर्स पर टिका था। देखिए, पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी गई, एकदम 50-50। दूसरा, स्टेट्स को ज्यादा पावर दी गई ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। तीसरा, ब्रुसेल्स जो टेंशन की जड़ था, उसके लिए एक स्पेशल डील की गई जहां दोनों ग्रुप्स को बराबर की नुमाइंदगी मिली। और चौथा, और ये सबसे अनोखा था, हर भाषा के समुदाय के लिए एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई जो उनके कल्चर, एजुकेशन और भाषा से जुड़े मसलों को देखती थी। तो अब सवाल उठता है कि इस कॉम्प्लेक्स लेकिन इतने अनोखे सॉल्यूशन का आखिर नतीजा क्या निकला? सच तो यह है कि जो रिजल्ट्स आए वो उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर थे। सबसे बड़ी कामयाबी, बेल्जियम ने एक भयंकर सिविल वॉर को टाल दिया। सोचिए, जिस देश के बारे में सब कह रहे थे कि ये तो टूटकर बिखर जाएगा, वो ना सिर्फ एक साथ रहा बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर सामने आया। और इस शांति और स्थिरता का एक बहुत बड़ा इनाम भी मिला। ब्रुसेल्स, जो कभी बंटवारे का सेंटर पॉइंट था, आज वही शहर पूरे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। ये अपने आप में टकराव से सहयोग तक के सफर की एक शानदार मिसाल है। तो लबोलुआब यह है, बेल्जियम ने बंटवारे का रास्ता छोड़कर एडजस्टमेंट यानी समायोजन का रास्ता चुना। वहां के लोगों ने यह बात समझ ली कि अगर साथ रहना है तो एक दूसरे की पहचान और अधिकारों की इज्जत करनी ही होगी। तो आखिर इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? देखिए, जब हम बेल्जियम के मॉडल को श्रीलंका जैसे देश के साथ रखकर देखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। श्रीलंका ने मेजॉरिटी रूल का रास्ता अपनाया, यानी बहुसंख्यकवाद का, और नतीजा दशकों तक चलने वाला गृह युद्ध। दूसरी तरफ बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का रास्ता अपनाया, और नतीजा शांति और एकता। तो सवाल सीधा सा है, क्या पावर शेयर करना यानी सत्ता को बांटना एक कमजोरी है या फिर यही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत है? चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, जहां भी अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं ना, ये सवाल उठता ही है। और ये कोई छोटा मोटा राजनीतिक फैसला नहीं है। ये वो चुनाव है जो किसी देश की तकदीर लिखता है, जो ये तय करता है कि वो देश जुड़ेगा या टूट जाएगा। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम 2 अलग अलग देशों की कहानी देखेंगे। 2 देश जो आज़ादी के बाद एक ही जैसे मोड़ पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने रास्ते बिल्कुल अलग अलग चुने। तो हमारी पहली कहानी है श्रीलंका की, एक ऐसा देश जिसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसके समाज में बहुत गहरी दरारें डाल दी। अब श्रीलंका की कहानी को समझने के लिए ना, सबसे पहले वहां की आबादी का हिसाब किताब देखना जरूरी है।
आप देखिए, लगभग 74% लोग सिंहली भाषा बोलते हैं और करीब 18% तमिल। मतलब साफ है, एक समुदाय का बहुमत है और दूसरा एक काफी बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। तो आजादी के बाद क्या हुआ? श्रीलंका ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो सब कुछ बदल देने वाले थे। साल 1956 में एक कानून पास हुआ, सिन्हाला ओनली एक्ट। इसने सिर्फ सिन्हली को देश की ऑफिशियल भाषा बना दिया। और बस यही बात नहीं रुकी, इसके बाद नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में हर जगह सिन्हली लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म को भी सरकारी बढ़ावा मिला। राजनीति की भाषा में इस तरह की सोच को कहते हैं बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटेरियनिज्म। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस समुदाय की आबादी ज्यादा है वो देश पर अपनी मर्जी से राज करेगा, भले ही इससे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जरूरतों और इच्छाओं को नजरअंदाज ही क्यों ना करना पड़े। तो जब एक देश इस रास्ते पर चलता है तो होता क्या है? इस बहुसंख्यकवादी सोच को अपनाने की कीमत क्या चुकानी पड़ी? इसका असर तमिल नागरिकों पर बहुत सीधा और बहुत गहरा पड़ा। उन्हें लगने लगा कि वो अपने ही देश में बेगाने हो गए हैं, कि राजनीति में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। नौकरियों से लेकर कॉलेजों तक हर जगह उनके साथ भेदभाव हो रहा था। और जब भी उन्होंने अपने हक की, अपनी स्वायत्तता की बात की, उनकी मांगों को हमेशा ठुकरा दिया गया। तो जब भरोसे की जगह अविश्वास ले ले और अपनेपन की जगह अलगाव, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा था एक भयानक और सालों तक चलने वाला गृह युद्ध। और इस गृह युद्ध के जो नतीजे थे वो सच में विनाशकारी थे। हजारों हजार लोग मारे गए, लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ा, वो शरणार्थी बन गए, और देश का सामाजिक ताना बाना और आर्थिक तरक्की सब कुछ दशकों पीछे चला गया। तो ये थी श्रीलंका की कहानी। लेकिन क्या कोई और रास्ता भी हो सकता था? आइए अब एक दूसरे मॉडल को देखते हैं, जहां एक अलग सोच ने बिल्कुल अलग और बेहतर नतीजे दिए। तो अब जब हम दोनों मॉडल को आमने सामने रखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, बेल्जियम ने क्या किया? उसने पावर को शेयर किया, सबको साथ लेकर चलने का रास्ता अपनाया। और श्रीलंका, वहां पावर एक ही ग्रुप के हाथ में सिमट कर रह गई। वहां बहुसंख्यकवाद को चुना गया और नतीजा, एक तरफ शांति और एकता है तो दूसरी तरफ संघर्ष और युद्ध। एक देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ तो दूसरे का कमजोर। तो इन दोनों कहानियों को जानने के बाद हम सीखते क्या हैं? एक देश के लिए ताकत का असली मतलब क्या होता है आखिर? सबक सीधा और साफ है और थोड़ा कड़वा भी। वो ये कि बहुसंख्यकवाद देश की एकता को कमजोर करता है। ये एक लाइन श्रीलंका की पूरी कहानी का निचोड़ है। मतलब जो सबक है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अगर किसी समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं तो उन मतभेदों को अपनाना, उन्हें साथ लेकर चलना ही देश को मजबूत बनाता है। और अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो वो देश को बर्बादी की तरफ ले जाता है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग को गिरने से बचाने के लिए कई सारे पिलर्स यानी खंभों की जरूरत होती है ना? ठीक वैसे ही लोकतंत्र को भी एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि वो क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो लोकतंत्र को ढहने से बचाती है? तो इसका जवाब है सत्ता की साझेदारी। जी हाँ, पावर शेयरिंग। यही वो फाउंडेशनल आइडिया है, वो नींव है जिस पर एक हेल्दी डेमोक्रेसी टिकी होती है। तो चलिए इसके जो 4 सबसे जरूरी स्तंभ हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला स्तंभ ये जुड़ा है सरकार की अपनी अंदरूनी बनावट से। इसे हम कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण, या जिसे आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि सरकार की सारी शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं होती, नहीं, बल्कि उसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। कौन से 3 हिस्से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग क्या करते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों के काम एकदम साफ साफ बटे हुए हैं। जो विधायिका है यानी लेजिस्लेचर, उसका काम है कानून बनाना। फिर आती है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो उन बने हुए कानूनों को लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है। और आखिर में न्यायपालिका यानी जुडिशरी, ये देखती है कि जो कानून बने हैं वो संविधान के हिसाब से सही हैं भी या नहीं। और मजे की बात यह है कि जब ये तीनों अंग एक ही लेवल पर काम करते हैं तो वो एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं। कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। और इसी शानदार सिस्टम को हम कहते हैं
चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान के खिलाफ है, तो पता है क्या होगा? न्यायपालिका यानी कोर्ट्स उस कानून को रद्द कर सकती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कार्यपालिका यानी सरकार ठीक से काम न करे तो संसद उसे सत्ता से हटा भी सकती है। देखा कैसे सब एक दूसरे को चेक कर रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि कोई भी एक ब्रांच, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव, कभी तानाशाही नहीं बन सकती। पावर का जो बैलेंस है वो हमेशा बना रहता है। चलिए, ये तो था पहला स्तंभ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ। हमारा दूसरा स्तंभ है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब यहाँ हम सरकार के अंदर के अंगों की बात नहीं कर रहे, बल्कि देश के अलग अलग लेवल्स पर सत्ता कैसे बंटी है ये देखेंगे। इस सिस्टम का एक और नाम है, और वो है संघवाद या फेडरलिज्म। इसमें पावर ऊपर से नीचे की तरफ शेयर होती है, मतलब केंद्र सरकार से राज्यों की सरकारों तक, और फिर उनसे भी नीचे स्थानीय सरकारों तक। अरे, अपने देश भारत का ही उदाहरण ले लीजिए। हमारे यहाँ पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार है ना? फिर हर राज्य की अपनी अपनी राज्य सरकारें हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उसके भी नीचे शहरों में नगर पालिका और गांव में पंचायतें हैं। ये सब सरकार के अलग अलग स्तर हैं। तो अब दोनों में फर्क क्या है? ये स्लाइड इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज में पावर एक ही लेवल पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच बंटी है, जबकि वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर में पावर ऊपर से नीचे आती है, मतलब केंद्र से राज्य और राज्य से स्थानीय सरकार तक। ठीक है, तो दो स्तंभ हो गए। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी स्तंभ पर। ये इस बारे में है कि देश में जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, जो समुदाय हैं, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी कैसे मिले। तो हम किन समूहों की बात कर रहे हैं? इसमें भाषा के आधार पर बने समूह हो सकते हैं, धर्म के आधार पर बने समूह हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, और साथ ही सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे SC STs भी शामिल हैं। मकसद बस एक है, किसी को भी ऐसा ना लगे कि उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही। पर ये होता कैसे है? इसके भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो अपने समुदाय की भाषा और कल्चर से जुड़े फैसले लेती है। और अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यानी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ताकि पिछड़े वर्गों को भी संसद में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और जब ऐसा होता है ना, तो इसका असर बहुत गहरा होता है। देश के हर समूह को ये महसूस होता है कि हाँ, सरकार में हमारी भी जगह है, हमारी भी सुनी जाती है। वो खुद को देश से कटा हुआ महसूस नहीं करते। और इससे क्या होता है? देश में एकता बढ़ती है। और अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी स्तंभ पर। यह है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यानी पॉलिटिकल कंपटीशन। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि पावर किसी एक के हाथ में हमेशा के लिए नहीं रहती, वो बदलती रहती है। ये कंपटीशन हमें कई रूपों में दिखता है। सबसे कॉमन है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच चुनाव। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो कई पार्टियां मिलकर कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार बनाती हैं। और हाँ, सिर्फ पार्टियां ही नहीं, बल्कि किसान संगठन या व्यापारी संघ जैसे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो भी सरकार की पॉलिसीज पर अपना असर डालते हैं। गठबंधन सरकार तो पावर शेयरिंग का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। सोचिए, अलग अलग सोच और आइडियोलॉजी वाली पार्टियां एक साथ आती हैं और सरकार बनाने के लिए पावर शेयर करती हैं। तो इस कॉम्पिटिटिव शेयरिंग से होता क्या है? पहली बात, किसी एक पार्टी की मोनोपोली यानी एकाधिकार नहीं हो पाता। और दूसरी सबसे जरूरी बात, सरकारें जनता के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल, ज्यादा जवाबदेह बनती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा डर रहता है कि अगर काम नहीं किया तो अगले चुनाव में जनता उन्हें हटा देगी। तो ये थे लोकतंत्र के 4 स्तंभ। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिव्यू करते हैं और 2 सबसे जरूरी कीवर्ड्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला कीवर्ड संघीय सरकार या फेडरल गवर्नमेंट। याद है ना, ये वो सिस्टम है जहां पावर ऊपर से नीचे यानी केंद्र और फिर राज्य सरकारों के बीच बंटी होती है। ये है वर्टिकल पावर शेयरिंग। और दूसरा कीवर्ड नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस।
ये है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जहां सरकार के तीनों अंग एक ही लेवल पर रहकर एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। तो आज हमने सत्ता की साझेदारी के इन 4 स्तंभों को समझा जो मिलकर किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, अगर ये लोकतंत्र के पिलर्स हैं तो क्या होगा अगर इनमें से कोई एक भी पिलर कमजोर पड़ने लगे? हमारे लोकतंत्र का क्या होगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, अगर इस चैप्टर को समझने में आपको मदद मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई को भी आसान बना